नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिचर पेपर 2024 के बारे में। मैं इसका मॉडल पेपर लेकर आया हूं, तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से स्टडी करें। नंबर 1 क्वेश्चन है कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है। ऑप्शन है कि दलपत विजय, शिवदास गार्डन, कविराज श्यामल दास और सूर्यमल मिश्रण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यमल मिश्रण जो है इसके रचयिता है। अगर बात करें थोड़ी सी सूर्यमल मिश्रण के बारे में, तो सूर्यमल मिश्रण जो है किसके दरबारी कवि हुआ करते थे? तो ये दरबारी कवि थे किसके? राम सिंह है ना, दरबारी कवि थे। दरबारी कवि वो भी किसके? तो कवि राम सिंह जो थे। राम सिंह जो कहां के शासक थे? तो बूंदी के शासक थे। कहां के शासक थे? बूंदी के शासक थे। इनके क्या थे? ये दरबारी कवि थे। अगर बात करें इनकी अन्य रचनाओं के बारे में, कौन सी बात करें हम लोग यहाँ पे? अन्य रचनाओं की अगर हम यहाँ बात करें इनकी और कौन कौन सी रचनाएं आती है, तो उनका नाम आपको याद रखना है। इनकी पहले नंबर की अगर बात करें तो रचना आती है वीर सतसई। कौन सी रचना आती है? वीर सतसई इनकी रचना आती है। और इसके अलावा कौन सी रचना आती है? तो इनकी रचना आती है छंदमयुग। और कौन सी रचना है इनकी? तो छंदमयुग इनकी रचनाएं आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कौन सी रचनाएं आती है? तो इसकी रचना आती है बलवंत विलास। कौन सी आती है? बलवंत विलास, ठीक है ना, बलवंत विलास। और कौन सी रचनाएं आती है? तो इनकी रचना आती है हमारे पास बलवंत विलास हो गई, राम रंजाट है ना। कौन सी रचना है? तो राम रंजाट, ये इनकी रचना आती है। और कौन सी आती है? तो इनकी और रचना आती है धातु रूपावली, ठीक है ना, धातु रूपावली जो है ये इनकी रचनाएं आती है, धातु रूपावली। तो इनकी एक रचना का नाम तो आपको वंश भास्कर याद रखना है। इसके अलावा 5 अन्य रचनाओं का नाम भी आपको याद रखना है। वीर सतसई, छंदमयुग, बलवंत विलास, राम रंजाट और धातु रूपावली। इसके अलावा अगर हम बात करें बीकानेर की एक संस्था है, उस बीकानेर की संस्था का नाम आपको याद होगा। बीकानेर की एक संस्था का नाम आपको याद होगा जिसका नाम है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, है ना, भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, है ना, संस्कृति अकादमी। इस संस्था के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है। आप सबको पता है एक पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम क्या है? तो सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार है। उसका नाम क्या है? सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार इसके द्वारा दिया जाता है, शिखर पुरस्कार दिया जाता है। और इस शिखर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इस साल जो है वर्ष 2023 के लिए अगर बात करें किसको दिया गया है, तो याद रखना डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। किसको दिया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और मनमोहन सिंह यादव की अगर बात करें इनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध भी आता है बीकानेर जिले से, ठीक है ना। इनका संबंध कहां से आता है? तो बीकानेर जिले से इनका संबंध आता है। साथ ही रखना इनकी रचना का नाम क्या है, तो इनकी रचना का नाम भी आपको याद रखना है कि भाई कुदरत कुचमाद, है ना, कुदरत कुचमाद इनकी रचना का नाम आता है, ठीक है ना, कुचमाद ये इनकी रचना का नाम आता है। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको करंट से भी जोड़ दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर हम बात करें सूर्यमल मिश्रण, इनका संबंध कहां से आता है? तो ये दरबारी कवि थे। किसके थे? तो राम सिंह, जो कि कहां के शासक थे? बूंदी के शासक थे। इनके ये कवि हुआ करते थे, दरबारी। अगर बात करें इनकी रचनाएं और कौन कौन सी है, तो वीर सतसई इनकी रचना है, छंदमयुग इनकी रचना है, बलवंत विलास इनकी रचना है, राम रंजाट इनकी रचना है, धातु रूपावली इनकी रचना है, ये अन्य रचनाएं हैं। इसके अलावा बीकानेर में जो है राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी है, इसके द्वारा एक सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार दिया जाता है, जो कि इस वर्ष किसको मिला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को मिला है। इनका संबंध कहां से आता है? तो बीकानेर से आता है। और इनकी रचना का नाम क्या है? तो कुदरत कुचमाद। जब हम बात करें भी वंश भास्कर की, जब ये रचना कर रहे थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इस रचना को पूरा किया था इनके बेटे ने, ठीक है ना। और इसके बेटे का नाम क्या था? तो इनके बेटे का नाम था मुरारी दास, ठीक है ना, मुरारी दास जो है इनके बेटे का नाम था। इन्होंने क्या किया था? इस किस्त को पूरा किया था। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो आप लाइक कर दें। अगला है कानड़दे प्रबंध के रचयिता कौन है। ऑप्शन है कि चंद्रबरदाई, हेमकवि, पद्मनाभ और बिट्टू सुजा। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, पद्मनाभ यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर हम बात करें कानड़दे प्रबंध की, तो आपको पता है कि 1311 के अंदर एक युद्ध हुआ था। इस 1311 के अंदर एक युद्ध हुआ था, जिसकी अगर हम बात करें, ये युद्ध जो हुआ था वो हुआ था अलाउद्दीन के बीच में, है ना, अलाउद्दीन और किसके बीच में हुआ था? तो अलाउद्दीन वर्सेस हुआ था ये हमारे क्या नाम है, कानड़दे के बीच में ना। किसके बीच में हुआ था? तो कानड़दे के बीच में ये वो युद्ध हुआ था। इस युद्ध की जो अगर हम बात करें वर्णन कहां मिलता है, तो इस पद्मनाभ नामक ग्रंथ के अंदर मिलता है, जिसके रचनाकार कौन है? तो यार ना पद्मनाभ के द्वारा रचित जो है कानड़दे प्रबंध है, इसमें इनका वर्णन मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें एक भाई वीरमदेव जो ये किसका बेटा था? तो ये कानड़दे का बेटा था। इसके अलावा अगर बात करें फिरोजा, ठीक है ना, फिरोजा जो था वो किसकी बेटी थी? तो यार ना ये जो थी अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी। इनके प्रेम प्रसंग की जानकारी भी किसमें मिलती है? तो इसी ग्रंथ के अंदर मिलती है, जिसका नाम क्या है? कानड़दे प्रबंध है। इसके अलावा हम बात करें अगर चंद्रबरदाई की रचना का नाम याद रखें तो इनका नाम होगा पृथ्वीराज रासो। इनकी रचना का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो इनकी रचना का नाम है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें बिट्टू सुजा की, तो राव जयसिरो छंद, है ना, राव जयसिरो छंद ये किसी रचना है? तो राव जयसिरो छंद ये किसी रचना है? तो यार ना ये रचना है हमारे बिट्टू सुजा की। तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से आपका क्या अभिप्राय है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकलित राजस्व इसका अभिप्राय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा
12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन है कि आमेर, मारवाड़, मेवाड़ और रणथंभौर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आमेर से इसका संबंध है। अगर बात करें अभी आमेर राज्य की स्थापना सबसे पहले किसने की थी, तो यार ना जिसका नाम है तेजकरण, है ना, तेजकरण नामक शासक ने सबसे पहले इसकी स्थापना की थी, जिसको हम लोग दुले राय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? दुले राय के नाम से भी हम लोग इनको जानते हैं। इसके द्वारा जो है यार रखना आमेर राज्य की स्थापना की गई थी और इसमें एक शासक हुआ था जिसका नाम है रामदेव, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? रामदेव है। इन रामदेव शासक ने क्या किया था कि अपने राज्य को जो है अपने 12 पुत्रों को क्या किया था? 12 भागों में बांट दिया था। इनके कितने पुत्र थे? तो 12 पुत्र थे। इन्होंने क्या किया था? इस राज्य को 12 भागों में बांट दिया था, जिसको क्या का नाम खिलाई थी? तो 12 कोटड़ी नाम से उसको जाना गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती प्रणाली क्या थी? भू लगान निर्धारण की एक विधि थी, भूमि नाप की एक इकाई थी, इसी एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी, या फिर एक विवाह करता था? तो यहां पर से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भू लगान निर्धारण की क्या थी? एक विधि थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि गणेश्वर पुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी, कांतली नदी, चंबल नदी या बनास नदी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कांतली नदी इसका आंसर होगा। अगर बात करें भाई गणेश्वर सभ्यता जो है वो कहां पर आती है? तो नीमका थाना के अंदर आती है, ठीक है। कहां आती है? तो नीमका थाना सीकर के अंदर ये आती है, ठीक है। नीमका थाना सीकर के अंदर ये आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें चंबल नदी की, तो ये क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी का नाम आपको याद रखना है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी, ठीक है ना। और अगर हम बात करें बनास नदी की, तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, बहने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर बात करें लूनी नदी, तो लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? तो नागपहाड़ अजमेर से होता है ना। कहां से होता है? तो नागपहाड़ अजमेर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। इसके अलावा अगर बात करें, इसको जो है आदि खारी और आदि मीठी के नाम से भी जाना जाता है। आदि खारी और आदि मीठी नदी के नाम से भी जाता है ना, आदि मीठी नदी के नाम से भी इसको जाता जाता है, ठीक है। इसके अलावा मारवाड़ की गंगा भी इसको कहा जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको याद रखना है गणेश्वर पूरा स्थल जो है किस नदी किनारे स्थित है? तो आंसर क्या होगा इसका? कांतली नदी किनारे स्थित होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति किसकी थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, याद रखना चंद्रबरदाई की ये उरोक्ति थी। और ये चंद्रबरदाई जो है किसके दोस्त होते थे? साथ साथ याद रखना कवि किसके थे? तो याद रखना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, है ना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या थे? ये दरबारी कवि थे। ये भी आपको ध्यान रखना ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या थे? दरबारी कवि थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि पृथ्वीराज विजय जी का लेखक कौन था? मनोज नैन्सी, डॉक्टर ओझा, जयानक भट्ट या चंद्रबरदाई? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयानक भट्ट इसके रचनाकार है, पृथ्वीराज विजय। अगर बात करें चंद्रबरदाई की, तो यह रखना पृथ्वीराज रासो है। इनकी रचना का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो है। जबकि अगर बात करें पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो यार ना जयानक की रचना है। तो ये भी दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला है अडावाल पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? सिरोही, जयपुर, उदयपुर या बूंदी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बूंदी के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला है हमारा कि मेसा पठार कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है मेसा पठार स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे थोड़े से मैथ्स के क्वेश्चन कि यदि x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा हो? 4y दे रखा हो, और x वाई बराबर क्या दे रखा हो? 21 दे रखा हो। तो आपको बताना है कि x की पावर 3 यहाँ पर क्या मतलब है? तो x की पावर 3 से माइनस y की पावर 3 से यहाँ पर मतलब है। देखो मैंने ये मोबाइल से टाइप किया तो थोड़ा इस तरह से टाइप किया है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर लेना है कि x की पावर 3 और माइनस y की पावर 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग कि भाई x की पावर 3 हो गया माइनस y की पावर 3 हो गई। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जो होता है अपने पास x माइनस वाई होता है। इसके अलावा क्या आता है? तो एक्स स्क्वायर आता है, फिर क्या आता है अपने पास? प्लस एक्स वाई आता है, और प्लस फिर क्या आता है अपने पास? वाई स्क्वायर आता है, ठीक है ना। अब अपने यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज देखें तो अपने पास किसकी वैल्यू है? तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू है। साथ ही साथ अपने पास किसकी वैल्यू है? अपने पास एक्स वाई की वैल्यू अपने पास है, और अपने को निकालना किसका मान है? एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 का अपने को मान निकालना है, ठीक है। तो ये बराबर में आ गया अपने पास, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ दिक्कत किसकी आ रही है? तो देखो x माइनस वाई की वैल्यू है अपने पास, इसके अलावा एक्स वाई की वैल्यू भी अपने पास वैल्यू किसकी नहीं है? तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू अपने पास यहाँ नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। भाई x माइनस वाई बराबर कितना देर का? हमने को 4 देर का, है ना। तो देखो x माइनस वाई बराबर अपने पास क्या है? 4 है। अगर मैं दोनों तरफ क्या करूँ? तो स्क्वायर कर दूं, यानी एक्स स्क्वायर, सॉरी अगर मैं हम लोग दोनों तरफ क्या करें? स्क्वायर करें यहाँ पे ना। अगर हम लोग ये दोनों तरफ करते हैं स्क्वायर, यानी x माइनस वाई का इस तरफ हमने कर लिया होल स्क्वायर, तो सीधी बात है इस तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को। 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर, फिर होता है माइनस 2xy प्लस क्या होता है? वाई स्क्वायर होता है। और इधर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा अपने पास यहाँ पे।
अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही है, -2 भी ले लिया, एक्स वाई की वैल्यू अपने पास थी ना, कितनी है 21 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 21 प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और बराबर में कितना है 16 है ही अपने पास। तो यहाँ पे 2 × 21 कितना हो गया 42। अब माइनस के 42 उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, यानी अपने पास निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने पास निकल के आया 16 प्लस 42 है ना। तो 16 प्लस 42 अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 6 और 2 8 और 4 और 1 5, ये किसकी वैल्यू आएगी, तो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई, ठीक है ना। यानी अपने पास वैल्यू कितनी है इसकी, तो 58 वैल्यू आई अपने पास है ना। इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 58, इसकी वैल्यू निकल के आई। अब ये वैल्यू सारी कहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, देखो 4 है तो 4 रख दिया, फिर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो ये 58 है तो हमने 58 लिख दिया, फिर हम प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, देखो 21 है तो हमने 21 लिख दिया यहाँ पे, यहाँ है 4, इसको कर लेते हैं प्लस 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। अब इसको कर लेते हैं गुणा, 4 × 9, 9 चौक 36 का 6 हासिल के 3, 7 चौक 28, 28 और 3 कितने हो गए 28 और 3 31, यानी यहां से कितना आया अपने पास 316, यानी कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है समीकरण 5x - 3y = 11 और 10x - 6y = 22 का हल क्या होगा। तो देखो, तो इसका कॉन्सेप्ट समझना पहले से, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, अगर हम बात करें भाई, जो भी कोई भी समीकरण है वो इस रूप में लिखी जाती है, ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखी जाती है। अगर यहाँ पे दो समीकरण दे रखी तो हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं भाई, जैसे a1x हो गया, b1y हो गया और c1 हो गया। इस तरह से अगर हम लिखे तो a2x हो गया, फिर हो गया b2y और फिर क्या हो गया c2 = 0 हो गया। आपने 10th क्लास के अंदर इसके ऊपर पढ़ा होगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई अगर मैं इससे तुलना करूं, किससे, यहाँ दोनों की तुलना करें, तो यहाँ पे a1 का मान कितना निकल के आएगा उनके पास 5 निकल के आएगा, b1 का मान कितना निकल के आएगा तो -3 निकल के आएगा। इस तरह से अगर बात करें c1 का मान निकल के कितना आएगा तो 11 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से अगर हम बात करें a2 का मान कितना आएगा तो a2 का मान आएगा 10, b2 का मान कितना आएगा -6 और c2 का मान कितना आएगा तो 22 आएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इनमें तुलना करके देखते हैं। जैसे अगर बात करें सबसे पहले कि भाई अगर a1 बटा a2 और अगर बराबर नहीं आए b1 बटा b2, ये अगर बराबर नहीं आए तो रेखा कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती है। रेखा कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे कि भाई a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 आ जाए, बराबर c1 बटा c2 आ जाए, तो रेखाएं कैसी होती है यार, रेखाएं होती है संपाती। कैसी होती है रेखाएं, संपाती होती है। और अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे कि भाई a1 बटा a2 किया जाए, फिर b1 बटा b2 किया जाए और c1 बटा c2 किया जाए, जो कि अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं होती है समांतर। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि भाई a1 बटा a2 b1 बटा b2 अगर बराबर नहीं है तो रेखा कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती है। a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 आए तो कैसी होती है, संपाती। a1 बटा a2 b1 बटा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो आंसर कैसा होगा, समांतर। अब यहाँ पे चेक करके देखते हैं भाई a1 कितना है 5, a2 कितना है 10, तो देखो 5 बटा 10 कर दिया हम लोगों ने। फिर क्या है अपने पास, फिर है b1 बटा b2, तो -3 बटे कितना आएगा -6 आएगा। फिर c1 बटा c1 कितना है 11 और फिर c2 कितना है तो 22। अगर हम लोग काटे तो कितना आएगा, देखो 1/2 आया यहाँ पे भी देखो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे भी कितना आया 1/2 आया 1/2 और यहाँ पे भी कितना आया देखो 1/2 आया। तो ये तीनों क्या हो रहे हैं अपने पास, बराबर हो रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे, सेकंड नंबर की, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, यानी आंसर क्या होगा यहाँ पे, संपाती रेखाएं होगी, ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेमी है तथा एक विकर्ण 20 सेमी हो तो इसका दूसरा विकर्ण क्या होगा। तो आपको इसके लिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना पड़ेगा। वो की क्या होता है याद रखना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का आपको सूत्र याद होना चाहिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा। क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो देखो 400 दे रखा है, तो ये हमने लिख दिया 400। फिर अगर हम बात करें भाई 1/2 लिख दिया, फिर दे रखा विकर्णों का गुणा। अब विकर्णों की गुणा की अगर बात करें तो देखो एक विकर्ण को दे रखा हमने पास 20, तो यहाँ लिख दिया 20। एक और विकर्ण हमारे पास है नहीं, तो अपन ने क्या मान लिया, इसको x मान लिया। अब यहाँ पे देखो 2 गुणे में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी भाग में इधर आएगा तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा। यानी 400 इंटू क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, इधर क्या है हमारे पास 20 और x बचा हुआ है। 400 इंटू 2 किया तो कितना आ गया, देखो 800 हो गया, तो हमने ये लिख दिया 800 यहाँ पे। इधर क्या है 20 गुणे में, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी भाग में आ गया। इधर क्या है अपने पास x बचा, तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 2 के बारे से इसको काट देते हैं तो 40 बार कटा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, यहाँ पे 40 आ गई। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नहीं 40 सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो हमारा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, यदि उनकी त्रिज्याओं का योग 21 हो तो इनकी त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले बात करें गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है गोले के आयतन का सूत्र, ये आपको याद रखना है
कि गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है, गोले के आयतन का सूत्र होता है। यहाँ पे आर का मतलब यहाँ पे त्रिज्या से है। यहाँ पर दो गोले हैं, यहाँ पे गोले कितने हैं, तो दो, एक बड़ा गोला ले लिया, एक छोटा गोला ले लिया। हम लोग मान लेते हैं भाई इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, तो r1 मान लेते हैं। इस छोटे वाले गोले की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, मान लो r2 मान लेते हैं। अब इनकी त्रिज्या हमारे पास है r1 और r2। हमारे पास गोले के आयतन का अनुपात कितना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब है। दोनों के अनुपात अपने को दे रखा है, तो देखो 4/3 लिख लिया, फिर लिख लिया पाई। पहले वाली त्रिज्या कितनी है अपने पास, r1 है, तो लिख देते हम लोग r1 क्यूब। दूसरे वाली त्रिज्या कितनी है, अगर हम बात करें r2 है ना, तो 4/3 पाई r2 क्यूब लिख दिया। और ये अपने पास अनुपात कितना दे रखा है, तो 64/27 दे रखा। यहाँ लिख दिया 64/27 हमने यहाँ पे लिख दिया, 64/27 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे 4/3 पाई और 4/3 पाई तो कट गया। फिर अपने पास क्या है, r1/r2 है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग पावर दोनों के ऊपर कितनी दी है, 3 पावर लगा रखी है ना, तो हम लोग दोनों पावर को क्या करते थे, बाहर भेज देते, इस तरह से लिख लिया हम लोगों ने। फिर अपने पास कितना है, 67/27, यहाँ पे 67 नहीं है 64 है, सही कर लेना इसको। यहाँ 67 नहीं है, यहाँ पे कितना है, तो 64 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे 64 जो है किसका क्यूब होता है, देखो 4 का क्यूब होता है। 4 का पावर कितने होगा, 3 करें तो कितना आएगा, 64 आएगा। और अगर हम बात करें 3 की पावर अगर हम करें 3 तब भी कितना आएगा, 64 आएगा। यानी यहाँ पे भी कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया ना, यहाँ पे भी कितना आएगा, तो 3 आएगा इस तरह से। अब देखिए दोनों जगह क्या है, पावर सेम है, यानी अपने पास r1/r2 का अनुपात निकल के आया, तो वो कितना है, 4/3 निकल के आया। अब हम मान लेते हैं कि माना कि त्रिज्या कितनी है, तो 4x, और मान त्रिज्या का अनुपात क्या है, हमारे पास 4 और 3 आया। तो मान लिया त्रिज्या हमारे पास जो अनुपात है उसके हिसाब से हम लोग क्या मान लेते हैं कि मानना त्रिज्या कितनी है, तो 4x और 3x है, ये हमने मान लिया। फिर हमने क्या दे रखा, त्रिज्या को योग दे रहे हैं, और कितना दे रखा, 27, यानी 4x प्लस 3x बराबर कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7x आएगा, बराबर कितना आएगा, 21 आएगा। 7 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर कितना आया, तो 21/7 आया। यानी x का मान कितना आया अपने पास, 3 आया, 7 से 21। हमने त्रिज्या कितनी मानी थी, 4x और 3x मानी थी। यानी 4 को हम लोग जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 12 आएगा। फिर हम लोग 3 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यानी यहाँ से कितना है, 12 और 9। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही हो जाएगा, 12 और 9 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 350 रुपए के खरीद कर 48 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए, है ना, क्या किया, बेच दिए। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है आपको बताना है। देखो यहाँ पे अगर बात करें 100 संतरे खरीदे उसने, खरीद कितने की थी, तो 100 संतरे उसने खरीदे थे। और 100 संतरे उसने खरीदे कितने रुपए में, तो 350 रुपए में खरीदे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात की एक संतरे का जब भी निकालना हो तो आप क्या कर दो, भाग कर दो, है ना। यानी अगर हम बात करें एक संतरे का अगर आपको भाव निकालना है तो आप क्या कर दे, उसमें भाग कर दे, जितने का उसमें खरीदा है। तो इसमें 100 रुपए का 100 संतरे खरीदे तो 1 0 से 1 0 कट गया, आंसर कितना आया आपके पास, 3.5। यानी एक संतरा कितने का पड़ा, उसके एक संतरे का भाव जो है उसके पड़ा 3.5 रुपए का एक संतरा उसके पड़ा। फिर उसने बेचा किस भाव से, उसने बेचे 48 रुपए प्रति दर्जन के भाव से। दर्जन का मतलब होता है 12, यानी 12 संतरे उसने बेचे, 12 संतरे उसने बेचे, और किस भाव से बेचे, तो या ना 48 के भाव से, है ना। तो एक संतरे का अगर हमें निकालना है तो एक संतरे का निकालने के लिए क्या करें, भाग करेंगे हम लोग, यानी 48 बटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। तो देखो कट रहा है यहाँ पे कितने, 4 आ गया। यानी बेचा तो किस भाव में, एक संतरे को भेजा 4 रुपए के भाव में, खरीदा किस रुपए में भाव में था, तो 3.5 रुपए के भाव में खरीदा था। अब मैं यहाँ देखे तो फायदा कितने का हो रहा है, तो 50 पैसे का यहाँ पे फायदा हो रहा है, यानी यहाँ पे लाभ कितने का, तो 0.50 का लाभ है। क्रय मूल्य क्या है उसका, तो क्रय मूल्य है अपने पास 3.5, तो यहाँ 3.5 लिख देते हैं। और हम बात करें इसको अगर हम प्रतिशत में निकालना तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। पॉइंट से पॉइंट तो क्या हो गया अपने पास, कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे भी क्या 350 रुपए, तो ये कैंसिल हो गया अपने पास। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 से जब इसको काटेंगे कितनी बार कट गया, 7। तो अपने पास क्या है 100/7, यानी हम लोग जब 100 में 7 का भाग देंगे, एक बार गया कितना बचा, 7 आया, बचे कितने अपने पास यहाँ पे 3 बचे। फिर ऊपर से 0 उठा लिया, 4 बार भाग गया, कितना आ गया 28 आ गया। तो और बाद में कितना बचा अपने पास, यहाँ पे 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा। 7 का भाग वापस कितनी बार गया, 2 बार गया। तो अपने पास क्या रहता है 14.2, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है यूरेनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, क्यूप्राइट, पिच प्लेट, गैलेना, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिच प्लेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 यूनिट विद्युत जूल में कितनी, जूल में क्या होगा 1 यूनिट को अगर हम कन्वर्ट करें। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आता है। हम बात करें भाई 1 यूनिट जो है सबसे पहले विद्युत होता है किसके बराबर है, तो 1 यूनिट जो है वो यार ना 1 किलोवाट हावर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट हावर के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें किलोवाट को सबसे पहले किसमें बदलना पड़ेगा, तो वाट में बदलना पड़ेगा। आप सब जानते हो भाई किलो को अगर जब लोग बदलना चाहते हैं वाट के अंदर तो ये 1000 के बराबर होता है, ठीक है ना। और हावर का मतलब यहाँ पे घंटे से मतलब है ना, ये कितने घंटे की यहाँ पर बात हो रही है। तो यार ना घंटे को भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। आप सबको पता है कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, यानी किससे गुणा होगा, तो 60 को 60 से गुणा करने पर अपने पास आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया, 36 आ गया। 0 कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास
5 जीरो हमने यहाँ पे लगाने हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन अपना आंसर तो एक को दिख नहीं रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे पॉइंट में दिख रहा है 3.6, अब अगर हमें 36 को पॉइंट में लाना 3.6, एक संख्या के बाद में पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी 10 का भाग दे दिया, तो 10 का भाग दे दिया तो 10 का गुणा भी तो करना पड़ेगा। अब ये 10 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 3.6 आ जाएगा। और यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, इन आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। आपको ऑप्शन में हमेशा इस तरह का आंसर लिख के मिलता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, तो ये आपका सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्यों देख इसमें भी 6 जीरो लगा रहे हैं 3.6 के बाद में 10⁻6, तो यानी इसका मतलब यही चीज है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल इसका सही आंसर है। भाई मोबाइल के अंदर अगर हम बात करें तो इस तरह से पावर टाइप होती नहीं है, इसलिए मैंने इस तरह से आंसर इसका लिखा है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भी चांदी के जेवरों पर सोने का लेप चढ़ाने में प्रयुक्त होता है विद्युत धारा का ये कौन सा प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या इनमें से कोई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक प्रभाव। आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस की सर्वाधिक मात्रा है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो लगभग कितनी 78% जो है मात्रा वायुमंडल के अंदर किसकी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन गैस की पाई जाती है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 21% लगभग किसकी पाई जाती है, तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है, मीथेन, प्रोपेन, इथाइल मर्केप्टन, टेट्रामिथाइल लेड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मीथेन मुख्य घटक है। सीएनजी को हम लोग जिसके नाम से जानते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भी खादर क्या है, चंबल बेसिन में गहरी खड़युक्त बीहड़ भूमि है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चंबल बेसिन में गहरी जो खड्डे युक्त जो भूमि होती है उसी को किस नाम से जाना जाता है, खादर के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली जो उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियां है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना इनको जानते हैं हम लोग भाकर के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम लोग, भाकर के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पाई जाती है, तो पूर्वी सिरोही में पाई जाती है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, कहां पर पाई जाती है, तो पूर्वी सिरोही के अंदर पाई जाती है। अगर बात करें उदयपुर क्षेत्र में तस्तरीनुमा आकृति के पहाड़ों की जो मेखला होती है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको नाम जानते हैं हम लोग गिरवा के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम लोग, गिरवा के नाम से जानते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू को जो है हिंदू ओलंपस के नाम से जाना जाता है, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है, तो सही आंसर होगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे देश का गर्म एवं शुष्क प्रदेश कौन सा है, आंसर होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा 21 जून को सूर्य की तिरछी सीधी किरणें कहां पर पड़ती है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा के अंदर। अगर बात करें तिरछी किरणों की तो वो कहां होगा, गंगानगर के अंदर है ना। तिरछी किरणें कहां पड़ती है, तो गंगानगर के अंदर, और सीधी कहां पड़ती है, तो बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है, याद रखना। यहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये भी याद रखना ना कि कर्क रेखा जो है कहां से गुजरती है, तो बांसवाड़ा के अंदर से गुजरती है, ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में स्थित है, तो आंसर होगा उदयपुर जिले के अंदर जो है सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर किस चोटी को कहा है, तो आंसर होगा गुरु शिखर को कहा है। इसकी अगर हम बात करें ऊंचाई का तो 1722 या बहुत बार 1727 में लिख के आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह झील जिसके एक और प्रसिद्ध टोड रोग स्थित है, तो आंसर होगा इसमें नक्की झील, ठीक है ना। नक्की झील कहां स्थित है, तो माउंट आबू के अंदर, ठीक है ना, माउंट आबू के अंदर जो है नक्की झील स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कोलाई झील, ये कहां है, तो बीकानेर के अंदर है। कोलाई झील कहां पर है, बीकानेर के अंदर जो है कोलाई झील स्थित है, ये ध्यान रखना है। उदय सागर और जयसंबंध ये दोनों जिले कहां स्थित है, याद रखना, ये दोनों जिले जो है उदयपुर के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगली क्वेश्चन की तरफ हम बात करें, अगला है पुगल किस पशु की नस्ल है, तो आंसर होगा भेड़ की ये नस्ल है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग के अंदर स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, बाला दुर्ग, जालोर दुर्ग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो है झाली रानी का मालिया महल स्थित है। वो भी कहां पर तैयार रखना, कटारगढ़ के अंदर है ना, कहां पर जो है कटारगढ़ के अंदर जो है स्थिति, ये ध्यान रखना है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।